हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो आज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्लास 11th स्टेट चैप्टर 1 आज हम सीखने वाले हैं। क्लास 11 का चैप्टर 1 का नाम है सूचना का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सांख्यिकी का उद्भव व विकास, संख्यात्मक सूचना, गुणात्मक सूचना, अर्थ एवं अंतर, प्राथमिक और गौड़ सूचना, अर्थ एवं अंतर, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पद्धतियां, जिसमें देखो ये पद्धति बताई गई है जहाँ पे प्रत्यक्ष जांच है, अप्रत्यक्ष जांच है। तीसरा हमारे पास प्रश्नावली विधि है जिसके अंदर के कुछ लक्षण बताए गए हैं, और लास्ट में है गौड़ सूचना। गौड़ सूचना के प्राप्ति स्थान और गौड़ सूचना का उपयोग करते समय ध्यान में रखने योग्य सावधानियां। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको इतना सीखना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें सांख्यिकी का उद्भव और विकास समझना है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर 1.1 सांख्यिकी का उद्भव और विकास। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत का प्रधान मौर्य साम्राज्य ईस्वी सन पूर्व 321 और 296 के समय से महत्व रहा, ऐसा लेख मिलता है। मुगल सम्राट अकबर के शासन ईस्वी सन 1596 से 1597 दरमियान मुगल साम्राज्य का प्रशासन और मुल्की सेवाओं के अनुरूप उच्च कक्षा की प्राप्ति प्रस्थापित हुई सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख अबुल फजल रचित आईन अकबरी में देखा गया है। तो यानी आप देख सकते हो सांख्यिकी का उद्भव कहाँ पे देखने को मिला है? अबुल फजल रचित आईन अकबरी में देखा गया है। ठीक है, इसमें हमें मतलब ध्यान रखने वाली चीज ये है कि राज्य से संबंधित सूचना का पृथक्करण करने के लिए सर्वप्रथम गॉटेट एकनवॉल ने 1749 में जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक का उपयोग किया था। ये एमसीक्यू में भी आता है, कभी कभी एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज अगर हम बात करें, ये देखिए सर्वप्रथम रचित सर्वप्रथम रचित सांख्यिकी समिति रॉयल सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1834 में लंदन शहर में हुई थी। ये सब जो है ना एमसीक्यू, इस चैप्टर में कोई भी सवाल नहीं है, थियरी चैप्टर है। और थियरी में आपको सिर्फ जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कोई क्वेश्चन, वही आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है बस, क्योंकि उसी में से एमसीक्यू या तो प्रश्न उत्तर पूछ के आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ये पहला ये देखिए आप, दूसरा ये देखिए, तीसरा देखिए ध्यान से, ये रहा गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कार्ल पियर्सन थे। ये आता है एमसीक्यू में। ठीक है, खास ध्यान दीजिएगा, गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कार्ल पियर्सन थे। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है एक, ये देखिए अब, भारत में सांख्यिकी का विकास कैसे हुआ? तो ये है भारत के प्रसिद्ध सांख्यिक पीसी महालनोबिस द्वारा भारतीय सांख्यिकी संगठन या संस्था, देखो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1931 में कोलकाता में की गई थी। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग इसको खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पेज पर हमें कम से कम एक एमसीक्यू, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 एमसीक्यू मिल चुके हैं। इसके अलावा एक चीज ये है कि ये जो है हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी है क्या, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। ठीक है, सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण, पृथक्करण व अर्धघटन करता है। यहाँ पे जो सांख्यिकी का मीनिंग बताया गया है बहुत सिंपल सा है कि एक विज्ञान है और ये संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है, पृथक्करण करता है और उसका अर्धघटन करता है। ये सांख्यिकी का मतलब। ठीक है, तो अब आगे अगले पेज पे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संख्यात्मक सूचना और गुणात्मक सूचना। आपको बता दो भाई, सूचना के दो प्रकार हैं। सूचना के दो प्रकार, पहला प्रकार क्या है? संख्यात्मक है, दूसरा है गुणात्मक। अब इन दोनों में फर्क क्या आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले हम समझते हैं समष्टि क्या है। ठीक है, तो समष्टि ये देखिए, ये आता है एक एक वाक्य में आता है, या तो सेक्शन बी में आएगा या तो सेक्शन ए में आएगा। तो आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा सांख्यिकी में अध्ययन है ना, सांख्यिकी में अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। ये है भाई समष्टि की परिभाषा। ठीक है, व्याख्या, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा है, ये समष्टि है, एक और आता है, एक आता है न्यायादर्श। न्यायादर्श देखिएगा यहाँ पे इसकी मीनिंग दी गई होगी। तो न्यायादर्श की मीनिंग ये देखिए, ये समष्टि है, न्यायादर्श है। जैसे समष्टि में बहुत सारी बताई गई हैं इकाइयां या गोलियां, बस समझ सकते हैं। अब इसी में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करके अगर हम साइड में रखते हैं तो वो होता है अपना न्यायादर्श। ठीक है, तो न्यायादर्श की व्याख्या देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे
ये देखिए, समष्टि में से, यानी कि इसमें से, ठीक है, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा चयन किए गए इकाइयों के समूह को न्यायादर्श कहा जाता है। देखिए मिल गया, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा चयन किए गए इकाइयों के समूह को हम न्यायादर्श कहते हैं। तो ये रहा न्यायादर्श की मीनिंग, और ये न्यायादर्श का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया गया है, एक पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो आप। यहाँ पे देखिए समष्टि में बहुत सारी आती है, आप इसकी परिभाषा को ध्यान में देख सकते हो, रख सकते हो। देखो, सांख्यिकी में अध्ययन आने वाले इकाइयों के समूह, यहाँ पे बहुत सारे समूह हैं, और इसमें से कुछ चीजों को किसी पद्धति के माध्यम से अलग करते हैं, तो हो गया न्यायादर्श। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम सूचना की बात करते हैं। तो सूचना, ये देखिए यहाँ पर, सूचना किसी भी समस्या या प्रश्न का विविध पहलुओं के अध्ययन हेतु समष्टि अथवा न्यायादर्श को समग्र इकाइयों के जांच का आयोजन किया जाता है। ऐसी जांच द्वारा एकत्रित हुए परिणामों के समूह को सूचना कहा जाता है। ठीक है, ये सूचना की परिभाषा। सूचना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुणात्मक, एक होता है संख्यात्मक। तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा, ये देखिए, सूचना के दो प्रकार हैं, सूचना के दो प्रकार हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है गौण। तो अब हम सूचना के अंदर कुछ चल भी होते हैं, तो वो चल यहाँ पे ये बताया गया है कि चल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संख्यात्मक, एक होता है गुणात्मक। अब संख्यात्मक में क्या है, गुणात्मक में क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए, यदि, ये देखिए ध्यान से, यदि चल लक्षण असंख्यात्मक हो, यदि चल लक्षण असंख्यात्मक हो तो उसे गुणात्मक चल कहते हैं। और ऐसे गुणात्मक लक्षण हैं यदि चल लक्षण संख्यात्मक हो। देखिए, ये ऐसे गुणात्मक लक्षण को हम गुणधर्म कहते हैं। क्या लिखेंगे, गुणधर्म कहेंगे। और गुणधर्म के अवलोकनों के समूह को गुणात्मक सूचना कहा जाता है। अब ये तो चलो गुणात्मक चल है। संख्यात्मक क्या होता है, यदि चल लक्षण संख्यात्मक हो तो उन्हें संख्यात्मक चल कहेंगे। कुल मिला के अगर बात करें गुणात्मक चल में, जहाँ पे हमें कोई संख्या नहीं दी हुई है, ठीक है, असंख्यात्मक होगा तो वो गुणात्मक चल है। और संख्यात्मक में क्या है, यहाँ पे जो सूचना होगी या तो जो भी चल होंगे ना संख्या में होंगे, इसलिए इनको संख्यात्मक चल कहेंगे। ऐसे संख्यात्मक चल के अवलोकनों के समूह को संख्यात्मक, लिखा ना, समूह को संख्यात्मक सूचना कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी मीनिंग समझते, तो गुणात्मक को बोलते क्वांटिटिव डेटा और इसको बोलते हैं क्वालिटिव डेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है गुणात्मक क्या है। गुणात्मक जैसे उदाहरण में कामदारों का लिंग या स्त्री पुरुष अथवा उससे शैक्षणिक स्तर इत्यादि गुणधर्म से संबंधित सूचना को गुणात्मक सूचना एवं कामदारों की मासिक आय, उनकी आयु। यह देखो, यहाँ जो बताया गया है कामदारों का लिंग, ठीक, कर्मचारियों का जेंडर, और दूसरा यहाँ बताया शैक्षणिक स्तर, ये सब आता है गुणात्मक में। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ बताया गया है कि कामदारों की मासिक आय और उनकी आयु, तो वो आता है संख्यात्मक। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो अभी हम बात करते हैं सूचना की। सूचना दो प्रकार के होते हैं, पहला सूचना होता है प्राथमिक, दूसरा होता है गौण। अच्छा, प्राथमिक सूचना होता क्या है भाई? प्राथमिक सूचना ये होता है कि आप अगर किसी कोई जानकारी आपको लेना है तो आप सामने से जाके, आप खुद जाकर अगर वो सूचना प्राप्त करते हो तो वो होता है प्राथमिक। जैसे यहाँ बताया गया कि किसी भी आंकड़ी जांच द्वारा प्राप्त सूचना बिल्कुल सही व योग्य होनी चाहिए, अन्यथा उपयोगी व स्वीकृति निष्कर्ष प्राप्त नहीं किए जा सकते। सूचना प्राथमिक सूचना या गौण सूचना हो सकती है। यहाँ बताया ना, सूचना क्या हो सकती है, प्राथमिक भी हो सकती है, गौण भी हो सकती है। अब प्राथमिक क्या है, किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा सर्वप्रथम बार शुद्ध व मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसे सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। मतलब कि यहाँ बताया गया है कि अगर आप खुद कोई जानकारी प्राप्त करके आते हो सामने वाले व्यक्ति से पूछकर, तो होता है प्राथमिक सूचना। ऐसे कई सारी संस्थाएं जो इस प्रकार की सूचना प्राप्त करती हैं, जिससे पहला लिखा है NSSO, इसका पूरा नाम आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा एकत्रित की गई सूचना भारत की जनसंख्या गणना सूचना तथा भारत के रजिस्टर ऑफिस। ये जो यहाँ बताया गया ना, इस प्रकार की सूचना को हम आमने सामने जाके पूछते हैं, इसीलिए यह देखो प्राथमिक सूचना के अंदर आ रहा है। दूसरा है न्यू दिल्ली द्वारा भारत में मृत्यु दर और जन्म दर से संबंधित प्रकाशित सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। ये सब आ चुका है प्राथमिक सूचना के अंदर। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं गौण सूचना। गौण सूचना क्या है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं गौण सूचना। ये देखिए हेडिंग, गौण सूचना। ठीक है, जब कोई संस्थान या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग हो, ऐसी सूचना का उपयोग करने वाली संस्था या अनुसंधानकर्ता के लिए गौण सूचना बन जाती है। मतलब कि आप जानकारी जो पहले किसी ने निकाल रखी है, आप उस जानकारी पर से अगर आप सूचना प्राप्त करते हो तो वो होता है यहाँ पे
गौड़ सूचना। यहाँ पे ऐसे प्रकार की संस्थाएं हैं जो हम गौड़ सूचना यूज करते हैं। जैसे लिखा है भारत के रजिस्टर ऑफिस, ये गौड़ सूचना है। न्यू दिल्ली द्वारा एकत्रित की गई भारत के मृत्यु दर जन्म दर से संबंधित सूचना फिर से यूएनओ का पूरा नाम क्या है देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूएन, इसका मतलब होता है स्टैटिकल ऑब्जेक्ट में प्रकाशित किया जाता है। यूएन मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यहाँ यूएनए के लिए सूचना गौड़ सूचना कहलाएगी। किसी संस्था द्वारा गुजरात की कुछ औद्योगिक संस्थाओं से संबंधित सूचना एकत्रित की जाती है। इस एकत्रित सूचना का उपयोग बाद में संशोधनकर्ता छात्रों द्वारा आंकड़ी विश्लेषण हेतु उपयोग में ले जाता है। यहाँ जो बताया गया है गौड़ सूचना, तो आपको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गौड़ सूचना और प्राथमिक सूचना है क्या। प्राथमिक सूचना मतलब कोई जानकारी आप सामने से जाकर रूबरू उससे पूछ कर प्राप्त करते हैं तो होता है प्राथमिक सूचना। और गौड़ सूचना क्या है, किसी ने पहले से प्राप्त कर रखा है, किसी ने पहले से वो सूचनाओं को एकत्रित कर रखा है, आप उस सूचना पर से कोई जानकारी निकालते हैं तो वो होता है आपका गौड़ सूचना, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर क्या है ये देखिए, प्राथमिक सूचना और गौड़ सूचना के बीच में अंतर क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ये प्राथमिक सूचना या प्रथम बार, लिखा ना, प्राथमिक सूचना या प्रथम बार एकत्रित की गई मौलिक सूचना है। जबकि जो गौड़ सूचना है क्या लिखा है, सूचना या मौलिक सूचना नहीं है, परंतु एकत्रित की गई सूचना अन्य द्वारा पुनः उपयोग में ली गई सूचना है, ठीक है। यानी कि हम किसी और की संस्था और ठीक है, किसी और ने निकाल रखा है, हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे क्या लिखा है, प्राथमिक सूचना जांच अधीन इकाई पर से एकत्रित की जाती है। प्राथमिक सूचना जांच अधीन इकाई पर से एकत्रित की जाती है, जबकि गौड़ सूचना प्राथमिक सूचना आधारित ली जाती है। मतलब जो सूचना है ना गौड़ सूचना, ये इस पर डिपेंड है, प्राथमिक पर। प्राथमिक सूचना सामान्य रूप से उसके मूल स्वरूप में होती है, जो प्राथमिक सूचना है वो मूल स्वरूप में होती है, और जिससे उसका वर्गीकरण व कोष्ठक रचना स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जबकि गौड़ सूचना सामान्य रूप से पहले से ही वर्गीकरण एवं कोष्ठक रचना युक्त तो हो सकती है। चौथा देखिए, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने हेतु बड़े प्रमाण में खर्च। अगर आप प्राथमिक सूचना एकत्रित करते हो तो आपको बड़े प्रमाण में खर्च करना पड़ता है, समय भी लगता है और शक्ति की आवश्यकता होती है। जबकि गौड़ सूचना की प्राप्ति हेतु खर्च, समय और शक्ति की आवश्यकता तुलना में कम होती है। मतलब कि ये पहली बार वाली सीरीज में टाइम लगता है, खर्च होता है और शक्ति की आवश्यकता होती है, बट इसमें वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। पांचवा देखो, प्राथमिक सूचना सामान्य रूप से विश्वसनीय होती है, जबकि गौड़ सूचना अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके अपने हेतु के लिए उपयोग में लिए जाने के कारण उपयोगकर्ता के उद्देश्य अनुसंधान में या विश्वसनीय न हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे 5 पॉइंट, ये प्राथमिक सूचना के इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है, सेक्शन ए और बी, ठीक है। और आप अगर ए और बी इसमें से याद कर लेते हो तो CTE के लिए आपके पास जो बाकी के चैप्टर उसमें से सवाल सोल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से सवाल सोल्व करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हो गया ए और बी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी तक आपने सिर्फ देखा है प्राथमिक सूचना और गौड़ सूचना के बीच का अंतर, और उससे पहले उसका अर्थ सीखा आपने, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक सूचना प्राप्त करने की पद्धति कौन कौन सी है। तो ये देखिए, प्राथमिक सूचना प्राप्त करने की यहाँ पे 3 पद्धति है। पहला है प्रत्यक्ष जांच, दूसरा है अप्रत्यक्ष जांच, तीसरा है प्रश्नावली की पद्धति। अच्छा, प्रत्यक्ष जांच है क्या, जिसे आप इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक व्यक्ति घर घर जाकर, ठीक है, घर घर जाकर लोगों से पूछ कर जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो वो होता है प्रत्यक्ष जांच। अब यहाँ देखिए, लिखिए इंग्लिश में डायरेक्ट इंक्वायरी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रत्यक्ष जांच। अब दूसरा देखते हैं, अगला हमारा है अप्रत्यक्ष जांच। वो किस प्रकार वो देखते हैं, ये अगला हमारे पास अप्रत्यक्ष जांच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इसमें इसकी मीनिंग को समझना एक बार। क्या लिखा है कि निम्नलिखित परिस्थिति में से किसी भी एक परिस्थिति का निर्माण होने पर संशोधक जांच संबंधी जानकारी रखने वाली सक्षम। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जानकारी, जिससे पहले वाले में क्या पूछना जा रहा है, लोगों से पर्सनली पूछा जा रहा है, बट इसमें क्या है किसी के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए देखो लिखा है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, जिससे यहाँ पे क्या लिखा है कि जब प्रत्यक्ष स्रोत अस्तित्व में ना हो, जब कोई डायरेक्ट ना हो, जैसे मान लो कोई फैमिली है, उसमें से कुछ लोग हैं अवेलेबल, कुछ लोग बाहर गए हैं, तो जो भी वहां पर आप लोग उनसे हम पूछ सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये जब प्रत्यक्ष स्रोत अस्तित्व में ना हो तब। प्रत्यक्ष जांच हेतु का क्षेत्र अति विशाल हो, क्षेत्र में आने वाली सूचना देते व्यक्तियों से सीधी मुलाकात लेने जितना समय ना हो। लिखा ध्यान से देख सकती है, प्रत्यक्ष जांच हेतु क्षेत्र अति विशाल हो, है कि नहीं, क्षेत्र में आने वाली सूचना देते व्यक्ति से सीधे मुलाकात लेने जितना समय ना हो, तो हम अप्रत्यक्ष जांच का उपयोग करते हैं।
अगला हमारे पास जो सूचना प्राप्त करनी हो उसका स्वरूप अत्यंत जटिल हो, ठीक है, जब प्रत्येक जांच अधीन होने वाला खर्च असहाय हो, तब हम इस प्रकार की सूचना को यूज करते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है, यह हमारे पास अगली पद्धति है प्रश्नावली की पद्धति। प्रश्नावली की पद्धति में हम किसी से क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो हम उसको प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जैसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है कि अच्छे से पढ़िएगा इसको ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अध्ययन संबंधी उद्देश्य के रूप में अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों की एक सूची बनाइए। अगर आपको प्रश्नावली पद्धति का यूज करना है, तो अगर आप किसी से भी जानकारी प्राप्त करना है तो ऐसा एक सूचना बनाइए जिसमें एक ऐसा पत्र बनाइए जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हो जो आपको पूछने हो। इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, इसके नीचे उत्तर लिखने की स्पेस कर दे ताकि जो सामने वाला व्यक्ति उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका उत्तर दे सके। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसका बहुत आसान से डिफाइन है, जहाँ लिखा है कि अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए प्रश्नों की एक सूची बनाइए, ठीक है। इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने के लिए एक रिक्त स्थान रखा जाता है। इस प्रकार तैयार किए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। और इस प्रकार प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की पद्धति को प्रश्नावली पद्धति कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखो, प्रश्नावली के प्रश्न संक्षिप्त व सरल होने चाहिए। पहला चीज, प्रश्नावली अगर आप पद्धति यूज कर रहे हो तो उसके प्रश्न और संक्षिप्त में होने चाहिए और सरल होने चाहिए, जिससे उत्तरदाता प्रश्नों को समझ सके और सरलता से उनके उत्तर दे सके। जिस प्रदेश या कार्यक्षेत्र से सूचना प्राप्त करनी हो वह अत्यंत विशाल हो, तब यह पद्धति विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। इसमें समय व खर्च की बचत होती है, जिससे यह अत्यंत मितव्ययी है, ठीक है। प्रत्यक्ष जांच और अप्रत्यक्ष जांच दोनों में प्रश्नावली का उपयोग हो सकता है, ठीक है। आप इस चीज को प्रत्यक्ष में भी कर सकते हो, अप्रत्यक्ष में भी कर सकते हो, ठीक है। प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने की दो विधि है, पहला है गणक द्वारा, दूसरा है डाक द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इसके लक्षण। आप देख सकते हो इसके लक्षण कैसे हैं। आदर्श प्रश्नावली के लक्षण, तो पहला क्या लिखा है कि प्रत्येक प्रश्नावली के साथ में संबंधित पत्र अथवा उनका योग्य शीर्षक रखना चाहिए, जिससे वाचक को अभ्यास अध्ययन का उद्देश्य का स्पष्ट ख्याल आ सके। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या लिखा, प्रश्नों की संख्या जितना संभव हो उससे हो सके उतना कम होना चाहिए, ताकि उत्तरदाता को कोई कठिनाई ना हो। प्रश्नों की संख्या कम रखने से उत्तरदाता से अच्छा प्रतिसाद मिलने की संभावना होती है। तो फिर अगला देखिए क्या लिखा, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या जांच के उद्देश्य से सुसंगत होना चाहिए। लिखा ना, प्रश्नावली के प्रश्नों की संख्या जांच के उद्देश्य से सुसंगत होना चाहिए। और अगला हमारे पास है चौथा नंबर, प्रश्न सरल संक्षिप्त समझा जा सके ऐसा होना चाहिए। अस्पष्ट व द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए जिससे कि बहुत सारे अर्थ निकलते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्नावली पद्धति का नमूना है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अगर मान लो हमें प्रश्नावली पद्धति यूज करके अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो हम इस प्रकार के फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आपने वहां प्रश्नावली के दो पद्धति देखी थी, ठीक है। पहला क्या है, डाक द्वारा। डाक द्वारा में क्या होता है, आदर्श प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात जिससे सूचना प्राप्त करनी हो ऐसे उत्तरदाताओं को दी गई समय अवधि में सभी प्रश्न के उत्तर देकर वापस भेज देने का निवेदन के साथ डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है, ठीक है। ये है आपका डाक। गणक द्वारा कैसे होती है, ये देखिए। इस पद्धति में गणक स्वयं उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। प्रश्नों के उत्तर गणक स्वयं अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार पूर्व पद्धति इस पद्धति में अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर ये है, गणक और डाक में। ओके, अगला पढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि आपने जो प्राथमिक सूचना है इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, प्रत्यक्ष जांच, अप्रत्यक्ष और प्रश्नावली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गौड़ सूचना कैसे प्राप्त करते हैं। गौड़ सूचना प्राप्त करने के देखिए यहाँ पर 2 प्राप्ति स्थान है। पहला है प्रकाशित, दूसरा है अप्रकाशित। प्रकाशित में क्या क्या आता है, अप्रकाशित में क्या क्या आता है, एक बार देख लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले देखिए प्रकाशित प्राप्ति स्थान द्वारा गौड़ सूचना, तो पहला क्या लिखा है, सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन से हम गौड़ सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी गई हैं। पहला लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब कि CSO, सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच संगठन जहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत जनसंख्या नियामक तथा रजिस्ट्रार जनरल की कचहरी। कृषि संशोधन की भारतीय कारोबारी
जहाँ पे इंग्लिश में देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है ICAR का। और अगला है स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट, कचहरी कृषि संशोधन की भारतीय कारोबारी। और अगला हमारे पास है, ठीक है, इस देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप, ये इतनी संस्थाएं हैं। पहला है CSO, दूसरा है NSSO, तीसरा है ICAR। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, गुजरात स्टेट स्टेटिकल आउटलाइन, गुजरात स्टेट सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू, गुजरात स्टेट, से बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है, अगला हमारे पास अर्ध सरकारी प्रकाशन। इसके अंदर क्या है कि अर्ध सरकारी संस्थान जैसे जीवन बीमा हो गया, राज्य विद्युत बोर्ड हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में क्या क्या आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, अगला हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, जहां पे ILO। ठीक है, संशोधक संस्थान के प्रकाशन अगर हम बात करें, इसके अंदर देखो बहुत सारे संस्थाएं दी गई है। पहला क्या लिखा है, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन यानी एटीरा, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, अहमदाबाद सोल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संस्थान देख सकते हैं आप। यहाँ पे पांचवा क्या लिखा हमारे पास, पांचवा है कि स्थानीय स्वराज्य संस्था, स्वायत्त शैक्षणिक संस्था, नगर पालिका, जिला परिषद, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उनके वार्षिक अभिलेख, ये सारी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। वो भी कौन सी वाली, गौड़ सूचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे भी दो प्रकार की सूचनाएं और भी हैं, मतलब इसके प्रकार आगे भी, इसके पीछे भी दो हैं। पहला क्या लिखा, व्यापारिक व व्यावसायिक संस्था के प्रकाशन, जिसमें देख सकते हैं इकोनॉमिक प्रिंटेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वर्तमान पत्र व सामयिक में अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, खेल जगत जैसे क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके प्रकाश अगर हम बात करें, इसके आगे अप्रकाशित, आपने वो जो पढ़ा प्रकाशित है या अप्रकाशित है, जिसमें पहला क्या लिखा है, संस्थाओं द्वारा कुछ संसदीय सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, कौन सी, अप्रकाशित होती हैं, परंतु निवेदन करने से निजी व सार्वजनिक संस्था द्वारा संदर्भ हेतु तैयार किए अप्रकाशित आंतरिक अभिलेख से सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये सब है अप्रकाशित, वो था प्रकाशित, ये सब अप्रकाशित। अब गौड़ सूचना को उपयोग करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो पहला क्या है कि गौड़ सूचना का उपयोग करने के पूर्व सूचना किसने किया एवं कहाँ से प्राप्त की है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला क्या लिखा है कि निजी संस्थान द्वारा तैयार किए गए अभिलेख से प्राप्त सूचना कम विश्वसनीय होती है, क्योंकि निजी संस्था अपने कुछ पूर्वाग्रह एवं विचारधारा अनुसार सूचना एकत्रित करते हैं। गौड़ सूचना प्राप्ति का उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्य से सुसंगत होनी चाहिए, है ना। गौड़ सूचना का प्राप्ति उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्य से सुसंगत होना चाहिए, और एकत्रित की गई सूचना अत्यंत पुरानी नहीं होनी चाहिए। और गौड़ सूचना के उपयोग से पूर्व सूचना का कार्यक्षेत्र क्या है, वह किस इस विस्तार से किस हेतु के लिए एकत्रित करने की गई है, एवं उसमें किए गए उपयोग के पदों की व्याख्या इतनी जान लेना आवश्यक है। अब प्रत्यक्ष अगणित की सूचना का उपयोग करने से टालना नहीं चाहिए। ऐसे अगणित की सूचना कई बार गलत मापदंडों की गणना करके बनाई गई होती है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, किसी पद्धति द्वारा सूचना एकत्रित हुई है या जान लेना आवश्यक है, जिससे संशोधनकर्ता उस पद्धति की गुण दोष से अभिनीत यानी ज्ञात हो। प्रकाशित आंकड़ों का अर्थ व सीमा जाने बिना यथावत उसको ग्रहण करना भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको मैंने इस चैप्टर को शॉर्ट में बताया क्योंकि ये चैप्टर थियोरिकल चैप्टर है। इसके अंदर जो मेन है आपके MCQ है और एक एक वाक्य प्रश्न उत्तर है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, इसकी बात कर सकता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, जिसके अंदर आपको गौड़ सूचना के उपयोग में ध्यान रखते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है वो बताना है। दूसरा है कि प्राथमिक और गौड़ के बीच का अंतर, ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन हो ना, प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार यूज करना है वो बताना है। ठीक है, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन MP हैं। अब एक बार सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश में क्या बताया गया, सारांश में इस चैप्टर का पूरा सार बताया गया है। देखिए, जैसे सूचना या संख्यात्मक स्वरूप में अथवा गुणात्मक स्वरूप में प्रदर्शित किए गए अवलोकनों का समूह है। ये बहुत सिंपल से है भाई, कि इसमें बताया गया संख्यात्मक और गुणात्मक स्वरूप क्या है, तो बताया गया अवलोकनों का समूह है। सूचना की प्राप्ति दो प्रकार से, एक प्राथमिक एक गौड़। जब अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सूचना एकत्रित की जाती है तब उसे प्राथमिक सूचना कहते हैं। बहुत सिंपल से है ना, सूचना स्वयं प्राप्त की जाए और यहाँ पे किसी अन्य द्वारा, तो गुण सूचना है। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की महत्वपूर्ण पद्धति क्या है, प्रश्नावली पद्धति। बहुत ये आ सकता है MCQ में, तो थोड़ा ध्यान रखना। प्रश्नावली यह एक ऐसा साधन है जिसके उपयोग से सूचनादाता द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है।
ये देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।